हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को दो भागों में पढ़ेंगे, एक होगा 2D, एक होगा 3D। 2D और 3D यानी द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। तो मेंसुरेशन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूले उसके बाद फिर क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले उसके बाद फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक होगा हमारा 2D, एक होगा हमारा 3D। एक होगा हमारा 2D, एक होगा हमारा 3D। जो हम 2D में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में भी हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक होगा हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एक होगा हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन। एक होगा हमारा एरिया, एक होगा हमारा वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो मेंसुरेशन हम दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D में पढ़ेंगे एरिया क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप, 3D में एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। अब जो स्टार्ट करना है हमें, सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें 2D, ठीक है। तो 2D में स्टार्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3D। तो 2D में अगर हम 2D की बात करें, 2D में मैंने बताया कि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ेंगे हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप। एरिया, क्षेत्रफल, पेरीमीटर, परिमाप। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है, किसे क्षेत्रफल और किसे परिमाप कहेंगे। मैं कोई भी 2D फिगर ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2D फिगर ले ली, एक वर्गाकार खेत या आयताकार खेत, ये हमारा खेत है, ठीक है। ये हमारा वर्गाकार खेत है, ठीक है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर हम इसके परिमाप की बात करें कि परिमाप किसे कहेंगे, क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो जो हम खेत का, सिंपल शब्दों में कहें, जो हम खेत की बाउंड्री करते हैं, जो खेत की तारबंदी करते हैं, तो खेत की तारबंदी हम उसके इस तरह से तारबंदी करते हैं खेत की। जो खेत की तारबंदी होती है वो होती है उसके परिमाप पर। जो खेत की तारबंदी होती है वो होती है उसका, जो खेत की तारबंदी करते हैं वो हम उसको चारों तरफ से घेरते हैं। यानी कि अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप में अगर हम यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे तो एक तो ये ए होगा, यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे ये भी ऐड होगा, यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे ये भी ऐड होगा, और यहाँ से यहाँ तार लगाएंगे ये भी ऐड होगा। यानी कि परिमाप को सिंपल शब्दों में कहा जाए कि सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो इसे क्षेत्रफल समझते हैं। अगर हम इसमें कुछ लगाएंगे, अगर हम कुछ बोएंगे, ठीक है, तो जो बोआ जाएगा उसमें, जो भी हम उसमें लगाएंगे वो उसके क्या लगाएंगे, हम उसमें लगाएंगे क्षेत्रफल, ठीक है। जो हम उसके अंदर लगाएंगे वो कहलाएगा उसका क्षेत्रफल। यानी कि जो हम खेत में बोते हैं तो वो तो क्षेत्रफल में बोते हैं, लेकिन जब उसकी तारबंदी करते हैं तो वो उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल, और बात करें इसकी बाउंड्री के योग की तो वो कहलाएगा उसका परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल और परिमाप तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो 2D में पढ़ना क्या क्या है, 2D में पढ़ना है हमें त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगल से यानी कि त्रिभुज से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, ठीक है। पहले तो हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज होता क्या है। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की सिंपल सी डेफिनेशन है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। चलो, अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें, जनरल ट्रायंगल की बात करें हम, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर हमारा ABC हमारा ट्रायंगल है, अगर ABC हमारा ट्रायंगल है
अगर ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है, ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के सामने वाली भुजा सी है, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में होता क्या क्या है, अगर हम ट्रायंगल के एंगल की बात करें यानी ट्रायंगल के कोण की बात करें तो ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का सम कितना होता है 180, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वो कितना होता है हमारा 180, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टीज की बात करें हम ट्रायंगल की तो होता क्या है कि अगला प्रॉपर्टीज क्या होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा वो बता देंगे, ठीक है ना। तो मैंने लिखा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखो अगर हम ए और बी को लेते हैं यानी कि ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। अगर हम बात करें बी प्लस सी की यानी कि बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। अगर हम बात करें सी प्लस ए की तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, ठीक है। यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल बनने के लिए ये प्रॉपर्टीज होगी तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम 8 मान लें, इसको हम 5 मान लें और इसको हम 14 मान लें और कह दें कि क्या ये ट्रायंगल बनना संभव है। तो देखो 8 और 5 कितना होता है 13, 8 और 5 कितना है 13 और इससे क्या है 8 प्लस 5 कितना होता है 13। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 क्या 14 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 8 और 5 तो छोटा हो रहा है, क्या 8 प्लस 14 को जोड़ लें, नहीं, इन तीनों को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तीनों ही चेक करके पता लगाना पड़ेगा क्या ये तीनों प्रॉपर्टी सही बैठ रही हैं या नहीं। अगर ये सही बैठेंगी तभी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब कैसे ट्रायंगल नहीं बनेगा और कैसे बन सकता है वो देखते हैं आगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि भुजाएं मान लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि एक ट्रायंगल की एक भुजा 8, दूसरी 5 और तीसरी 14 है, ठीक है ना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल कैसे नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक ट्रायंगल एक भुजा 8 है, दूसरी 5 है, तीसरी 14 है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि सबसे लंबी भुजा को हमने ये ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ये 14 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ठीक है। तो अब मैं 14 सेंटीमीटर वाली भुजा तो ये ले ली। अब बची कौन कौन सी भुजाएं, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या कि हम प्रकार से 8 सेंटीमीटर लेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जब तक ये दोनों चाप एक दूसरे को नहीं काटेंगे तब तक ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं काटा, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो अगर हम 3, 4, 5 लेके चलें तो यहाँ से ट्रायंगल कैसे बनेगा। हमने लिया 3, 4, 5, ये मान लिया हमने 5। अगर हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप भरते हैं, 3 सेंटीमीटर का चाप भरते हैं तो वो इस तरह से काटेगा, और यहाँ 4 सेंटीमीटर भरते हैं तो इस तरह से काटेगा, और फिर एक ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही बता दिया कि ट्रायंगल कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता, ठीक है। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कह देगा कि भुजाएं दे देगा और पूछेगा क्या इन भुजाओं से ट्रायंगल बनना संभव है या नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो एक और पूछ लेता है, या तो ये कहेगा कि नहीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या फिर ये कहेगा किन्हीं दो भुजाओं का अंतर किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए।
किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, यानी कि हम कहें कि a माइनस बी छोटा होना चाहिए c से, b माइनस सी छोटा होना चाहिए किससे, a से, और c माइनस a छोटा होना चाहिए किससे, b से। ठीक है, जब ये सही होगा तो ये भी सही होगा, और जब ये सही होगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टीज ला के हम चेक कर लेंगे कि इन तीनों भुजाओं से क्या ट्रायंगल बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने अब तक क्या बताया, मैंने ये बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, और किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन सकता है, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है ट्रायंगल। पहले बात तो ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलो, ठीक है, हम अभी अधिक कोण और न्यून कोण में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, तो पहला ट्रायंगल जो होता है वो होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो होता है समबाहु त्रिभुज। अगर हम तीसरे ट्रायंगल की बात करें तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथे ट्रायंगल की बात करें तो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज की ही बात करें तो यहां से दो ट्रायंगल निकलते हैं। ठीक है ना, एक तो होता है विषमबाहु समकोण, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। दूसरे की बात करें तो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। पहला होता है विषमबाहु समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मैंने क्या बताया, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पहला समकोण, दूसरा समबाहु, तीसरा समद्विबाहु, चौथा विषमबाहु। और समकोण की अगर बात करें तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और फॉर्मूले के बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहले फॉर्मूले उसके बाद क्वेश्चन। जब सभी ट्रायंगल के फॉर्मूले हो जाएंगे फिर मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी ट्रायंगल से। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल का पता नहीं होता इन दोनों एंगल में कौन कितना है। ठीक है, अगर ए बी सी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री। अगर हम ए बी और बी सी की बात करें, अगर हम ए बी और बी सी की बात करें तो ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं। ठीक है, इसमें ए बी और बी सी जो हमारी समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। ठीक है, तो और ए सी की बात करें, जो ए सी है हमारा वो होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। जो ए सी है वो होता है कर्ण, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम ए बी को पी यानी कि परपेंडिकुलर
बी सी को बी यानी कि बेस और ए सी को एच यानी कि हाइपोटेनस मान लेते हैं, तो हमने एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, इसमें होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण हम कह सकते हैं कि कर्ण होता क्या है हमारे पास, कर्ण होगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो थ्योरम है, सबको पता होगी, ठीक है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम कर्ण की बात करें तो वो होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा भी एक फॉर्मूला क्या कि h बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की यानी कि पेरीमीटर की। हम बात करते हैं इसके परिमाप की यानी पेरीमीटर की। तो परिमाप मैंने अभी बताया कि परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी P प्लस B प्लस H, ये होता है हमारा परिमाप। ठीक है, और बात करते हैं हम क्षेत्रफल की यानी एरिया की। तो किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है, मैं जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 1/2 आधार और आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है आधार 1/2 आधार गुणा आधार पे डाले गए लंब की लंबाई, आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, क्या होता है 1/2 गुणा आधार इंटू आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। यानी कि हम जो आधार लेंगे हमें उस पर डाले गए लंब की लंबाई पता है, तो ये फॉर्मूला सभी में लग जाएगा। ठीक है ना, सभी के लिए फॉर्मूले अलग अलग क्यों बने हैं उसका रीजन ये है क्योंकि हमें उन पर डाले गए लंब की लंबाई पता नहीं होती। ठीक है ना, इस वजह से विषमबाहु त्रिभुज का अलग पढ़ते हैं, समद्विबाहु का अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबके लिए सत्य होता है कि एरिया बराबर होता है 1/2 आधार इंटू उस पर डाले गए लंब की लंबाई। जो भी हम आधार लेंगे अगर हम उस पर डाले गए लंब की लंबाई पता है तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, चलो, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये तो हमारा बेस है और ये हमारा उस पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 P इंटू बी, 1/2 P इंटू बी। यानी परिमाप कितना हो गया P प्लस B प्लस H यानी तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 P इंटू बी यानी कि आधार गुणा लंब। तो हमने दो फॉर्मूले और पढ़े। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने, दो फॉर्मूले और पढ़े हमने। एक तो पढ़ा हमने परिमाप यानी पेरीमीटर, जो क्या होता है, जो होता है P प्लस B प्लस H, और एक पढ़ा हमने क्षेत्रफल, जो क्या होता है हमारे पास 1/2 P इंटू बी। अब तक हमने तीन फॉर्मूले पढ़े, एक पाइथागोरस थ्योरम, एक परिमाप, एक क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला ये पूछेगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। यानी ये समकोण त्रिभुज है, हमें इसके अंदर एक वर्ग बनाना है, वो भी बड़े से बड़े आकार का। क्यों, कोई छोटे छोटे से आकार का तो हमारी मर्जी किसी भी कितनी भी लंबाई लेके बना लें हम। ठीक है, तो बड़े से बड़े आकार का जब हम वर्ग बनाएंगे इसमें तो बनना भी इसी के अंदर चाहिए। ठीक है, तो चलो हमने मान लेते हैं ये हमारे पास एक वर्ग बना दिया हमने, ये लग तो आयत रहा लेकिन है वर्ग। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, ये है हमारे पास वर्ग, और वर्ग में सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बना दिया, ये है हमारा वर्ग।
ठीक है, जिसकी भुजा, एक भुजा किसके समानांतर है, BC के समानांतर है, दूसरी के समानांतर है, AC के समानांतर है। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, क्योंकि वर्ग की भुजा को हम A मानते हैं। जब ये A माना तो इसको भी A मानना पड़ेगा, और फिर इसको भी A मानना पड़ेगा, फिर इसको भी A मानना पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर हमने एक वर्ग बना दिया जिसकी भुजा को हमने A मान लिया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक AB की लंबाई को हमने अगर P मान रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई। जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई P है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास P माइनस का A। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई P है। अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई B है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई A है तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई B माइनस का A। कितनी हो गई है, ये हो गई B माइनस का A। अब हमें इसके अंदर एक चीज़ दिख रही होगी, दो ट्रायंगल और एक वर्ग दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ये वर्ग। ठीक है, इसके अंदर हमें दो ट्रायंगल और एक वर्ग दिख रहा है। ठीक है, और ये ट्रायंगल भी कैसे हैं, ये भी समकोण त्रिभुज हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और एक लाइन 180 की है। जब इधर 90 बनेगा तो 90 तो इधर भी बनेगा, और जब इधर 90 बनेगा तो 90 तो इधर भी बनेगा। यानी इस ट्रायंगल को हमने तीन भागों में बांट दिया, दो समकोण त्रिभुज और एक वर्ग। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछेगा वो कि इस वर्ग की भुजा बता दो, कि समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। ठीक है, और इसको बताने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर हम एक काम करें, अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, यानी इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, अगर हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो किसके बराबर होगा। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें, हम इस वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। तो देखो करो, अगर हम बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो करो, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 P इंटू बी। कितना होगा, 1/2 P इंटू बी। अब इसमें से माइनस का करना है, हमें माइनस करना है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, ये होगा 1/2 आधार यानी कि A, लंब यानी कि P माइनस का A। ठीक है, और इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका कितना होगा 1/2 A इंटू B माइनस का A। ठीक है, हमने क्या करा, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, अगर ये दो ट्रायंगल ना होते, इन दोनों, इस ये ट्रायंगल ना होता, ये ट्रायंगल ना होता तो ये वर्ग होता। हमने क्या करा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। कैसे निकलेगा कि बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से दो छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 1/2 कॉमन है, ये कितना हो गया, ये हो गया A² बराबर 1/2 PB। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा PA माइनस का A²। कितना हो जाएगा, PA माइनस का A²। अगर हम इसकी बात करें प्लस BA माइनस का A²। ठीक है, 1/2 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A² बराबर, ये कितना हो जाएगा PB माइनस PA और BA को एक साथ लेते हैं, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा P प्लस B, और ये कितना हो जाएगा माइनस का A²। कितना हो जाएगा माइनस का A²। ठीक है, चलो A² नहीं 2A², ये A², ये कितना हो गया 2A², कितना हो गया 2A²। ठीक है, अब ये कितना लिखा है हमारे पास 2A² बराबर होगा PB माइनस, ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा A P प्लस B, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 2A²। ये प्लस का 2A² से प्लस का 2A² कट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि PB माइनस का A माइनस का
a इंटू पी प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा पी बी बराबर a p प्लस बी। हमें तो निकालना है a, जब a निकालेंगे तो पी बी को इधर आना पड़ेगा, p प्लस बी को इधर आना पड़ेगा। ये कितना हो गया पी बी अपॉन पी प्लस बी बराबर a। तो समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा होती है पी बी अपॉन पी प्लस बी, यानी कि आधार गुणा लंब बटे आधार प्लस लंब। ठीक है, और ये किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है। ठीक है, चाहे तो वो समकोण त्रिभुज हो और चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें ये पूछ ले हमसे कि त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा हमसे पूछ ले, तो हमें आधार यानी कि उसकी एक भुजा किस समानांतर है वो लेना पड़ेगा, और जिसके समानांतर ली है उस पर डाले गए लंब की लंबाई अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है अगर हम इसको लिख दिया जाए यहाँ, तो ये कितना हो गया कि वर्ग की भुजा जो होती है हमारे पास वो होती है क्या, आधार गुणा आधार पे डाले गए लंब की लंबाई, आधार पर डाले गए लंब की लंबाई बटे आधार प्लस आधार पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। ये होता है हमारे पास त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। ठीक है, तो हमने वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, मैं यहां लिख देता हूं उसको। हमने समकोण त्रिभुज के लिए वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, a बराबर पी बी अपॉन पी प्लस बी, ये होता है a यानी वर्ग की भुजा बराबर पी बी अपॉन पी प्लस बी। हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक, पाइथागोरस थ्योरम यानी कर्ण बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परिमाप पी प्लस बी प्लस एच, क्षेत्रफल 1/2 पी बी, और समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा पी बी अपॉन पी प्लस बी। अगर हम बात करें और कि और ट्रायंगल के लिए क्या सत्य है, ये प्रूफ तो विषमबाहु त्रिभुज में भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ थेल्स थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, और थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हम फिलहाल ये याद रखेंगे कि अगर विषमबाहु त्रिभुज के लिए अगर वो कहे कि विषमबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और उसने इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बनाया है जिसकी जो भुजा है एक भुजा वो किसके समानांतर है, वो इसके समानांतर है। किसके, BC के समानांतर है। किसके समानांतर है, BC के समानांतर है, BC के समानांतर है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा है कि विषमबाहु त्रिभुज है और उसने बोला कि इसके अंदर हमें बड़े से बड़ा वर्ग बनाना है जिसकी एक भुजा इस BC के समानांतर है। ठीक है ना, अब हमें बताना है कि इसके बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। मैंने ही बताया कि बड़े से बड़े वर्ग की भुजा जो होती है वो होती है हमारा आधार, यानी किस आधार पे बना है। अगर हम इस आधार की लंबाई को अगर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इस पे डाले गए लंब की लंबाई यानी ये जो बेस है इस पे डाले गए लंब की लंबाई, यानी यहाँ से अगर हम यहाँ लंब डाल दें इस पे तो ये पता होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसके डाले गए लंब की लंबाई h है, और अगर हम इस वर्ग की भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा मैंने क्या बताया वो होती है क्या, आधार इंटू डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि आधार क्या माना मैंने यहाँ x माना और डाले गए लंब की लंबाई कितनी है वो h है, तो xh प्लस x प्लस h। ये सभी त्रिभुज के लिए सत्य है, बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस बेस के समानांतर है उस वर्ग की भुजा, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई पता है या नहीं। अगर पता है तो निकाल लेंगे और नहीं पता होगी तो उससे पे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल और त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा।
हम आगे बात करते हैं। अब हम 3-4 सेंटर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सेंटर की बात बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं। अगर हमारे पास ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें ये पी है, ये बी है और ये हमारा एच है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में बने, ये पूछेगा समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे उसका परिधि पूछे चाहे उसका क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। तो ये अगर हमने इसमें सर्कल बना लिया, हमने वृत्त बना दिया, ये हमारा क्या है, हमारे पास वृत्त है, ठीक है। और वृत्त है तो उसका सेंटर भी होगा, ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होती है हमारे पास रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होती है हमारे पास रेडियस, ये क्या है हमारे पास रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होती है रेडियस, यानी केंद्र से परिधि की दूरी होती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या, ये क्या हमारे पास त्रिज्या। और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी वृत्त की त्रिज्या, ये पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये इस वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसे इधर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और हम क्या करें कि यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल को, इसको यहाँ मिला दिया, इसको हमने यहाँ मिला दिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको O मान लें तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल AOB, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल BOC, तीसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल AOC, यानी 3 ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, दूसरा ट्रायंगल BOC, तीसरा ट्रायंगल AOC, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 ट्रायंगल बने। और अगर तीनों ट्रायंगल देखें तो बने किसके अंदर हैं, बड़े ट्रायंगल के अंदर। जब तीनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के अंदर बने हैं और हम इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो जोड़ो, ठीक है। तो क्या होगा कि बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि 1/2, बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, P × B बराबर होगा किसके, अगर हम ट्रायंगल AOB की बात करें तो मैंने ही बताया कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल वो होता है, अगर आधार पता हो और उस पर डाले गए लंब की लंबाई पता हो, ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। तो क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल AOB के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा, बेस कितना है इसका B और रेडियस कितनी है इसकी, यानी कि इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है R, यानी कि PR। अगर ट्रायंगल BOC के क्षेत्रफल की बात करें, अगर ट्रायंगल BOC के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका बेस कितना है B, इसका बेस कितना है B, और इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है R, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 V × R प्लस, अगर इस ट्रायंगल AOC की बात करें तो इसका बेस कितना है H और इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है R, कितना हो जाएगा 1/2 H × R। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, मैंने बताया कि अन छोटे छोटे ट्रायंगल के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो होगा क्या कि यहाँ से 1/2 और R कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 1/2 PB तो ये रहा हमारे पास, अब यहाँ से क्या करा 1/2 और हमने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा P + B + R, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास PB बराबर R P + B + सॉरी R नहीं H आएगा यहाँ, ठीक है, H आएगा।
बी प्लस एच। ठीक है, तो अब यहाँ से आर निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। ये होती है हमारे पास समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। कितनी होती है, पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। ये तो किस में लगेगी, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। अगर हम किसी जनरल ट्रायंगल की बात करें तो जनरल ट्रायंगल की बात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ परिमाप पढ़ा है। अगर हम यहाँ से अर्ध परिमाप की बात करें, यहाँ से हम अर्ध परिमाप की बात करें, यहाँ से हम अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब पेरीमीटर और मतलब आधा, यानी कि परिमाप का आधा, यानी P प्लस बी प्लस एच का आधा, P प्लस बी प्लस एच का आधा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 से भाग और यहाँ 2 से भाग देते तो होगा क्या, हमने क्या करा, पी बी हमने यहाँ को इससे 2 से भाग दे दिया बटे P प्लस बी प्लस एच बटे 2 बराबर आई भी आ रहा है। ठीक है ना, हमने इसको भी 2 से भाग दिया, इसको भी 2 से भाग दिया, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, रहेगा तो उतना ही। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो कि 1/2 पी क्या है हमारे पास, 1/2 पी क्या है, क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे हम इसके आगे क्षेत्रफल बटे P प्लस बी प्लस एच बाई 2 क्या हो गया, अर्ध परिमाप, यानी ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप। ये क्या हुई, रेडियस। रेडियस किसकी, इन सेंटर की, यानी अंतः केंद्र की त्रिज्या। ये सभी ट्रायंगल के लिए सत्य है। ठीक है, अब वो ट्रायंगल चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो और चाहे समकोण हो, सबके लिए सही होगी। ठीक है, चलो, ये तभी लगेगा जब हमें पता है कि ट्रायंगल समकोण है, और ये हम किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, समकोण हो चाहे विषमबाहु हो, कैसा भी ट्रायंगल हो। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती क्या है। अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वो तो बहुत ही आसान है। अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर यानी जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। वो क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। जब सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु है तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, कर्ण का आधा, यानी कि h/2, कर्ण का आधा यानी कि h/2। तो मैंने अभी ये बताया कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, वो होती है कर्ण का आधा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त हो की त्रिज्या हो, परिवृत्त का जो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, वो कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, h/2। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा पर स्थित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा समकोण त्रिभुज होता है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र ही कहाँ स्थित होता है, उसकी भुजा पर स्थित होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अब हमने पढ़ा कि समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से एक लंब डाल देंगे इस पर। ठीक है, हमने लंब डाल दिया,
90 डिग्री। अब पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, हमसे ये पूछेगा। अगर हम इस लंब की लंबाई को x मान लें, ये हमारे पास p है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास h है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू उस पर डाले गए लंब की लंबाई का गुणनफल, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC में अगर हम B को बेस मानेंगे तो उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, P है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो वो कितना निकलेगा, हाफ इंटू PB। अगर हम आधार को H माने तो उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी मानी है, X। अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 H इंटू एक्स, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्षेत्रफल किसके हैं, इस ट्रायंगल के हैं। जब दोनों ही क्षेत्रफल इस ट्रायंगल के हैं तो अलग अलग तो हो नहीं सकते, वो बराबर होंगे। तो हमने इन दोनों को कर दिया बराबर, ठीक है। जब हमने इन दोनों को बराबर किया तो 1/2 से 1/2 कटा, ये कितना हो गया, PB बराबर HX। हमें निकालना क्या है, X निकालना है, तो PB अपॉन H बराबर X, ठीक है। ये होती है हमारे पास समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होती है, PB अपॉन H, ठीक है। तो हमने अब तक कितने फार्मूले पढ़े हैं, 3 तो 5 6 7 फार्मूले पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।